Hi everyone, welcome back to Mind Review. I'm Sakshi Kaushik and this is your own Sisraeli series जहाँ पे हम लोग आपकी जो साइकोलॉजी की बुक है बाय सोंड्रा के सिसरेली वी आर कवरिंग ऑल द 15 chapters of that book so that you all can get ready for your entrances, create a foundation for all of you in the field of psychology. ठीक है, तो आई होप जो इससे प्रीवियस चैप्टर था हमारा चैप्टर 12 दैट वाज सोशल साइकोलॉजी, all of you have watched all the videos that I told you to watch. जिन जिन ने मुझे thumbs up भेजा है, kudos to all of you. I'm seeing all your thumbs up messages and I'm seeing how consistent you are. So very well done. अगर अभी तक वो वीडियोस वॉच नहीं हुई है बाय चांस आपसे एंड यू फील दैट यू विल वॉच इट लेटर ऑन, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू डू वॉच दैट लेटर ऑन. इट विल बी फॉर योर ओन बेनिफिट. ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे आपके चैप्टर 13 से. सो दिस वीडियो इज पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 13, दैट इज थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी. ठीक है, तो ये चैप्टर जो है पूरा का पूरा आपकी पर्सनैलिटी के टॉपिक के अराउंड रिवॉल्व करेगा कि पर्सनैलिटी के टूवर्ड्स डिफरेंट अप्रोचेस क्या है, पर्सनैलिटी इन इटसेल्फ क्या है. वी विल बी कवरिंग इट ऑल पार्ट बाय पार्ट. सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल, मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है और जो इस सिसरेली सीरीज की प्लेलिस्ट है उसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. यू कैन सिंपली क्लिक ऑन दैट लिंक और जो प्रीवियस वीडियोस मैंने इस सीरीज से रिलेटेड बना रखी है आप उन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं. ऑल द वीडियोस आर अरेंज्ड इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर, सो यू डोंट हैव टू वरी कि पार्ट 1 किधर मिलेगा, पार्ट 2 किधर मिलेगा. ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज वीडियो. तो सबसे पहली चीज जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है कि पर्सनालिटी इन इटसेल्फ क्या होता है. ठीक है, सो पर्सनालिटी इज व्हाट इट इज यूनिक. नंबर 1, हम सबकी पर्सनालिटी यूनिक होती है ना. हो सकता है कुछ लोगों की पर्सनालिटी सिमिलर हो, that if one person behaves in a particular manner, maybe other person also behaves in that particular manner, but still if you will watch closely and observe closely, कोई minute difference आपको जरूर मिल जाएगा. So therefore for all of us our personalities are very unique, very specific to yourself. Okay, then they are relatively stable traits that are there in our personality. ठीक है, तो हमारे पर्सनालिटी में जो ट्रेट्स होते हैं, जो पैटर्न्स होते हैं बिहेवियर के, दे आर वेरी मच स्टेबल. तो अगर मैं एक इंट्रोवर्ट इंसान हूँ और मेरी पर्सनालिटी का ये इंपॉर्टेंट ट्रेट है दैट आई एम एन इंट्रोवर्ट, आई डू नॉट लाइक टू मिंगल अप विद अ लॉट ऑफ पीपल और लाइक दैट. So if I am at a birthday party, maybe there also I'll not like to mingle up with a lot of people. If I am at some marriage function, there also probably I'll not like to mingle up. So क्या हो रहा है, situations change हो रहे हैं बट मेरे जो ट्रेट्स हैं वो रिलेटिवली स्टेबल है अभी भी. ओके, so personality is that unique and relatively stable pattern in which an individual will think, in which the individual will feel and finally behave. So हमारे thought, feelings और behaviors तीनों चीजें personality से ही impacted हैं. Cool. अब हम लोग नेक्स्ट क्या चीज शुरू करने वाले हैं ना, पर्सनालिटी से रिलेटेड कुछ अप्रोचेस हैं, लाइक योर साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव, योर न्यू फ्रॉइडियंस पर्सपेक्टिव, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव. सो एक एक करके हम इन सारे पर्सपेक्टिव्स को कवर करेंगे. सो फॉर टुडेज वीडियो वी विल बी कवरिंग योर साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव. कल जो वीडियो आएगी उसमें हम आपके न्यू फ्रॉइडियंस को कवर करेंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव की जब हम बात करते हैं तो एक नाम आप सबके दिमाग में आ जाना चाहिए. द नेम रिलेटेड with this perspective is Sigmund Freud. ठीक है, so Sigmund Freud is also considered as what? He is also considered as the father of psychoanalysis. So not the father of psychology. बहुत लोग इस चीज में कंफ्यूज होते हैं. Father of psychology is Wilhelm Wundt and Sigmund Freud कौन है? Father of psychoanalysis. Okay, that's entirely a different school of thought. सो साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव में कुछ चीजें हैं हमारे पास. सबसे पहले सिगमंड फ्रॉइड ने बात की थी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड एंड दिस थिंग इज ऑल्सो कंपेयर्ड विद द आइसबर्ग. तो आप लोगों ने काफी बारी वो इमेज देखी होगी, एक आइसबर्ग सॉर्ट ऑफ क्रिएटेड होता है जिसमें जो सबसे ऊपर वाला आइसबर्ग का टिप होता है दैट इज रिलेटेड टू आवर कॉन्शियस माइंड. ठीक है, फिर जो बीच में थोड़ा सा हल्का सा सबमर्ज्ड एरिया होता है दैट इज रिलेटेड टू आवर सबकॉन्शियस और प्रीकॉन्शियस माइंड. और जो उस आइसबर्ग में यानी कि उस पानी के अंदर इतना नीचे दबा होता है जो बिल्कुल भी विजिबल नहीं है, दैट इज रिलेटेड टू आवर अनकॉन्शियस माइंड. सो सिगमंड फ्रॉइड ने इन तीनों टाइप बात करी, इन तीनों स्ट्रक्चर्स ऑफ माइंड की.
कॉन्शियस माइंड क्या होता है? एवरीथिंग दैट यू आर अवेयर ऑफ एट द मोमेंट, ठीक है? तो वो सारी चीजें जिनके बारे में आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ यू नो दैट यू आर वॉचिंग अ वीडियो दैट इज बाय माइंड रिव्यू, सिसरेली सीरीज चल रही है, सो यू आर अवेयर अबाउट इट एट द मोमेंट, सो दैट विल बी देयर इन योर कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस या प्री कॉन्शियस माइंड में क्या होता है? दैट यू कैन बिकम अवेयर, सो यहाँ पे कैन आ जाता है, ठीक है? आप अवेयर हो सकते हो अगर चाहो तो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से बी फॉर, ओके, सो द अल्फाबेट बी, नेम एनीथिंग, बी फॉर व्हाट? सो मे बी किसी ने बोला बी फॉर बैट, किसी ने बोला बी फॉर बॉल, किसी ने बोला बी फॉर बैलून, समथिंग लाइक दैट। So currently what happened, you were not aware of this thing at the moment, ना ही आप अल्फाबेट्स के बारे में अभी सोच रहे थे, बट क्योंकि मैंने आपको सोचने पे मजबूर किया तो आपने वो चीज इजीली रिकॉल कर ली, सो दैट इज व्हाई इट इज देयर इन योर सबकॉन्शियस और प्रीकॉन्शियस। फाइनली यू हैव योर अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस जिसके बारे में यू कैन नॉट बी अवेयर एंड यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट एट द मोमेंट, वो सारा जो you know all the immoral urges, all the things that produce a lot of guilt, a lot of anxiety in an individual, हम क्या करते हैं? उन्हें बहुत अंदर कहीं दबा के रखते हैं ताकि हमारे प्रेजेंट जो इक्विलिब्रियम चल रहा है लाइफ का वो डिस्टर्ब ना हो पाए। सो दैट इज व्हाई अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड हैज ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट वी आर नॉट अवेयर ऑफ एट ऑल। Cool. So this is about the structure of mind. The second thing that Freud talked about was the personality divisions. So he said that personality has an id component, it has an ego component and it has a super ego component. I know ये सारी चीज आप लोगों के लिए एक रिविजन, एक ब्रश अप की तरह है, because if you are a student of mind review, ये चीजें आपके टिप्स पे होंगी अब तक, I hope they are all right. चलो, सो पर्सनालिटी डिविजन्स में ईड क्या होता है? सबसे पहले ये समझ लो कि ईड क्या है, वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। दैट मीन्स जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, दैट इफ आई वांट एन आइसक्रीम, आई वांट एन आइसक्रीम, आई विल नॉट केयर कि मेरे सराउंडिंग्स क्या है, आई विल नॉट केयर कि वो आइसक्रीम लाने में आपको कितनी दिक्कत होगी, क्या ये राइट टाइम है वो आइसक्रीम मांगने के लिए, क्या नहीं, आई विल वॉन्ट दैट। सो इट वर्क्स ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल दैट आई वॉन्ट इट, सो आई वॉन्ट इट, आई डोंट केयर अबाउट द नीड्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है? सो ईड वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम कर रहा है जो बिल्कुल भी मॉरल वैल्यूज को कंसिडर नहीं करता। ऑन द अदर हैंड सुपर ईगो इज वर्किंग ऑन द मोरालिटी प्रिंसिपल, एकदम ऑपोजिट, ठीक है? ये एकदम सबके बारे में सोचेगा कि द नीड्स ऑफ अदर्स, द वैल्यूज एंड नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी एंड एवरीथिंग अबाउट द सोसाइटी, कि क्या मॉरल्स हैं, क्या राइट चीज है, क्या रॉन्ग चीज है, अगर राइट है तो ही करना चाहिए। ओके, सो इफ आस्किंग फॉर एन आइसक्रीम एट दिस पॉइंट विल डिस्टर्ब अ लॉट ऑफ पीपल or will cause some uthal puthal in other individuals life, so I should not ask for ice cream no matter how much I am craving for it. So that will what super ego say. But ego आता है बीच में and ego is based on the reality principle. और ये जो साइकोलॉजी में हम ईगो की बात करते हैं, इट इज नॉट रिलेटेड टू दैट ईगो जो हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि उसमें तो बड़ी ईगो है, सो दिस इज नॉट द सेम ईगो, सो डोंट कंपेयर दैट। ओके, सो यहाँ पे ईगो आता है बीच में जो ईड और सुपर ईगो को बोलता है कि भाई रुको रुको, तुम दोनों रुको, तुम दोनों तो एक्सट्रीम एंड पे चले गए। ईड बोलेगा कि मुझे चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, सुपर ईगो बोलेगा मुझे नहीं चाहिए, अगर लोग परेशान हो रहे हैं तो चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। ओके, सो ईगो कम्स इन बिटवीन, वो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करेगा, वो सारी चीजें देखेगा, वो ईड की भी कंसिडर करेगा, सुपर ईगो की भी बात कंसिडर करेगा, एंड इट विल से कि ओके, if right now it is disturbing a lot of people, maybe आप थोड़ी देर रुक जाओ and you can ask for that ice cream after some point of time when it is okay to ask for it. तो यहाँ पे क्या हुआ, id की भी बात मानी गई, सुपर ईगो की भी बात मानी गई, so ego acts as a balance factor between id and super ego. तो ये हमारी पर्सनालिटी, हम सबकी पर्सनालिटी में ये सारे कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट है। जिसकी भी पर्सनालिटी में कोई एक कॉम्पोनेंट जो है वो डोमिनेंट होगा, वही कंपोनेंट उसकी पर्सनालिटी को भी ड्राइव करेगा। सो इफ समबडी इज डोमिनेंट एट सुपर ईगो, तो उनकी पर्सनालिटी भी इन मॉरल फैक्टर्स एंड प्रिंसिपल से डोमिनेटेड रहेगी, लाइकवाइज फॉर इड एंड ईगो। कूल, चलो अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं जो फ्रॉइड ने दिया है, काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि है डिफेंस मैकेनिज्म्स। सो डिफेंस मैकेनिज्म्स क्या होते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म एक तरीका होता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का फ्रॉम एंजाइटी। ओके, सो जब हमारे जो ईगो है वो डील नहीं कर पाता रियलिटी से, क्योंकि वो रियलिटी इतनी ज्यादा खतरनाक है, इतनी ज्यादा डिफिकल्ट है एक्सेप्ट करने के लिए, तो होता क्या है, हम अनकॉन्शियसली डिस्टॉर्ट करने लग जाते हैं अपनी रियलिटी के परसेप्शन को। ठीक है, डिस्टॉर्ट का मतलब क्या होता है कि जो है उससे अलग देखना।
ओके, एंड अनकॉन्शियस लेवल पे हो रहा है। अभी हमने पढ़ा था अनकॉन्शियस क्या है, जिसके बारे में आप खुद अवेयर नहीं हो। ओके, सो डिफेंस मैकेनिज्म वो वेज हैं जिनसे आप अपनी एंजाइटी के साथ डील करते हो, बाय एक्चुअली डूइंग व्हाट, बाय अनकॉन्शियसली डिस्टॉर्टिंग योर परसेप्शन ऑफ रियलिटी। जो रियलिटी है आप उसे एज इट इज ना देख के आप उसे वैसे देख रहे हो ताकि जिस तरीके से आपको सबसे कम एंजाइटी फील हो, सबसे कम गिल्ट फील हो। सो लेट अस टॉक अबाउट सम ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म्स दैट फ्रॉइड गेव, ठीक है। तो ये कुछ डिफेंस मैकेनिज्म्स है, देयर आर अ लॉट मोर दैट ही टॉक्ड अबाउट, बट स्टिल यू नो बिकॉज वी आर डूइंग दिस सिसरेली सीरीज और हम इस बुक से ही स्टिक कर रहे हैं, so we'll talk about what has been given in the book. They are also the most common and most often asked in the exam. So when we talk about denial as a defense mechanism, denial में क्या होता है कि जो चीज हुई है आप बिल्कुल मना कर देते हो कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता. So if you would have seen in some movies or some serials or anything like that, अगर किसी लव्ड वन की डेथ होती है, तो जो दूसरा इंडिविजुअल है उस सिचुएशन, वो बहुत थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है किसी भी इंडिविजुअल के लिए कि अगर उसके लव्ड वन की डेथ हो, सो द अदर इंडिविजुअल सिंपली डिनाइज, नहीं नहीं ये मर नहीं सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता, देखो अभी उठ जाएंगे। ओके, सो दैट इज डिनाइल। दे आर ट्राइंग टू अनकॉन्शियसली डिस्टॉर्ट देयर परसेप्शन ऑफ रियलिटी। जो रियलिटी है वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे और अनकॉन्शियसली डिफेंस मैकेनिज्म यूज करे डिनाइल का। ठीक है, फिर आता है रिप्रेशन। रिप्रेशन में क्या होता है कि अनकॉन्शियसली आप उस चीज को अपने दबा देते हो अपने अनकॉन्शियस माइंड में। सो अनकॉन्शियसली अपने अनकॉन्शियस माइंड में उस चीज को भेज देना। तो कोई चीज अगर आपको ट्रबल कर रही है, प्रोबेबली यू नो अनकॉन्शियसली ओनली, आप उसमें एफर्ट भी नहीं लगा रहे हो, आप अनकॉन्शियसली उसके बारे में सोचना ही बंद कर देते हो, एंड ग्रेजुअली इट गोज इनटू योर अनकॉन्शियस माइंड एंड यू स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट, और फिर आपको वो परेशान भी नहीं करती चीज। हाउएवर it is doing some parishani at other unconscious levels, but repression में क्या होगा, that you are simply forgetting about these things, and this is not motivated forgetting, this is unconscious forgetting. फिर आपका आता है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में क्या होता है कि आपने कोई अगर एक पर्टिकुलर बिहेवियर किया है या कोई पर्टिकुलर एक्ट किया है जिसकी वजह से आपको एंजाइटी फील हो रही है या थ्रेट फील हो रहा है, तो यू विल ट्राई टू मेक अप एक्सक्यूजेस, या आप उस पर्टिकुलर एक्ट को जस्टिफाई करने की कोशिश करोगे इन वेज दैट आर नॉट रियली जस्टिफाइबल। सो फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूं कि यार मैं ना मेरा एग्जाम इसीलिए क्लियर नहीं हुआ क्योंकि मेरा वो फेवरेट वाला ब्लू पेन नहीं था मेरे पास, दैट इज वाई एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। सो दैट विल बी रैशनलाइजेशन कि मैं ऐसे जस्टिफिकेशंस दे रही हूँ अपने आप को समझाने के लिए, जो मैं फेल हो गई हूँ एग्जाम में उससे अपने आप को निकालने के लिए और कम एंजाइटी फील करने के लिए। आफ्टर दैट वी हैव सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है कि जो आपके अर्जेस हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो आपको एंग्शियस फील करा रहे हैं, आप उन अर्जेस को एक ऐसा डायरेक्शन देते हो जो सोशली यूजफुल बन जाए। सो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंडिविजुअल है जो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, ठीक है, या बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और हर वक्त उसे गुस्सा आता रहता है, एंड दिस इज समथिंग दैट इज वेरी ट्रबलसम फॉर दैट पर्सन, सो व्हाट दैट पर्सन वुड डू, प्रोबेबली वो इंसान जो है जाके बॉक्सिंग क्लासेस ज्वाइन कर लेगा। ओके, सो वहां पे क्या होगा, जो उसकी एंगर है उसको एक अच्छा डायरेक्शन मिल गया, एक सोशली यूजफुल डायरेक्शन मिल गया बॉक्सिंग के जरिए। सो दैट वुड बी सब्लिमेशन। देन व्हाट एल्स, वी आल्सो हैव योर डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि अगर आपको, सपोज आई विल एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल डायरेक्टली, सपोज आप अपने ऑफिस में हो, बॉस ने बहुत ज्यादा आपके ऊपर गुस्सा किया कि तुमने ये काम नहीं किया, ये काम भी नहीं किया, मैंने तुम्हें एक हफ्ते पहले बोला था, स्टिल यू हैवंट डन दैट। नाउ दैट बॉस इज अ सीनियर फिगर फॉर यू, और वो ऐसे फिगर है जिनको आप डांट नहीं सकते। ओके, अदरवाइज आपका लाइवलीहुड खतरे में आ जाएगा। सो वहां पे आपका जो गुस्सा था वो आपके अंदर रह गया। नाउ यू आर कमिंग बैक होम, और फिर आप जो है अपना जो रूम का दरवाजा है वो बहुत तेज पटक के मारते हो, या फिर आपके घर में और जो छोटे कजिन्स हैं या सिबलिंग्स हैं, आप उनके ऊपर गुस्सा कर रहे हो कि क्या है तुझे ये भी नहीं करना आता, वो भी नहीं करना आता। सो व्हाट हैज हैपेंड, योर एंगर दैट वाज देयर एट बॉस हैज बीन रीडायरेक्टेड टू दैट टारगेट जो आपको लगता है आपसे वीक है। तो बॉस तो आपसे वीक नहीं थे, बिकॉज दैट पर्सन इज गिवन यू जॉब, हैज इन हिज हैंड्स दैट पावर, दैट पर्सन कैन आल्सो रिमूव यू। बट आपके जो सिबलिंग है या जो आपके कमरे का दरवाजा है उसे जोर से पटक के मारना या अपने सिबलिंग्स को गुस्सा कर देना, दैट इज अ काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट हैज हैपेंड कि आपने यहाँ से रीरूट कर दिया अपना एंगर।
ओके, देन वी हैव योर रिएक्शन फॉर्मेशन। तो रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या होता है कि आप जो एक पर्टिकुलर फीलिंग फील कर रहे हो सपोज किसी इंडिविजुअल के टूवर्ड्स, एंड दैट इज थ्रेटनिंग फॉर यू, ठीक है, सपोज यू हेट वन इंडिविजुअल, हेट मतलब एक्सट्रीम वाला हेट, आपको बिल्कुल पसंद ही नहीं है उसकी शक्ल भी देखना, and you are in the lift and that person also comes in and you will smile and greet with the biggest smile possible, आप इतने फ्रेंडली मैनर में उनसे बिहेव करोगे बहुत अच्छे से। सो व्हाट हैज हैपेंड, आपका जो ओरिजिनल फीलिंग था उस इंडिविजुअल के टूवर्ड्स, जो हेट्रेड का, वो आपको ट्रबल कर रहा था। अब उसके साथ डील करने के लिए आपने क्या डिफेंस मैकेनिज्म यूज किया कि आप उसका एकदम ऑपोजिट तरीका बिहेव करने लग जाओगे, जो हेट्रेड था उससे एकदम ओवरली फ्रेंडली बिहेव करोगे ताकि आप अपनी फीलिंग्स के साथ अनकॉन्शियस लेवल पे डील कर सको। सो दैट विल बी रिएक्शन फॉर्मेशन। देन वी हैव प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन इज वेरी इंटरेस्टिंग आई फील। प्रोजेक्शन में क्या होता है कि आप जो फीलिंग्स फील कर रहे हो आप सामने वाले पे डाल देते हो, बिकॉज वो फीलिंग्स जो आप फील कर रहे हो दे आर वेरी ट्रबलसम फॉर यू, वेरी एंग्जाइटी प्रोवोकिंग फॉर यू। सो व्हाट यू डू, वेरी स्मार्टली यू पुट इट ऑन दी पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू। तो गुस्सा आपको आ रहा है, चिल्ला आप रहे हो, बट सामने वाले को बोलने लग जाते हो तो इसमें गुस्सा करने की क्या बात है, तो इसमें चिल्लाने की क्या बात है, ये तो ऐसे थोड़ी करते हैं, लड़ाई नहीं करते हैं, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो दैट विल बी प्रोजेक्शन। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये डिफेंस मैकेनिज्म्स अच्छे से क्लियर हैं, दे आर इंपॉर्टेंट, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जांपल्स आई हैव ट्राइड टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। कूल। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज वीडियो एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस साइकोएनालिटिकल अप्रोच टू पर्सनालिटी, यहाँ पे फ्रॉइड ने क्या दिया है, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सो फ्रॉइड के अकॉर्डिंग, फ्रॉइड का जो व्यू पॉइंट है ना वो बहुत डिटर्मिनिस्टिक है। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या होता है कि उन्होंने अगर ये बोल दिया कि एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है पूरी तरीके से बाय एज 5। अब 5 साल की उम्र ही क्या होती है, फ्रॉइड के अकॉर्डिंग 5 साल तक एक बच्चे की जैसी पर्सनालिटी शेप हो गई, लाइफ लॉन्ग दैट पर्सन विल हैव दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी, एंड दे डू नॉट हैव द पावर इन देयर हैंड्स टू चेंज और मॉडिफाई एनीथिंग अबाउट इट। सो वो बहुत डिटर्मिनिस्टिक हो जाता है। एंड इन्होंने ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के भी स्टेजेस दिए कि भाई इसी स्टेज के थ्रू, इसी ऑर्डर में एक इंडिविजुअल का पर्सनालिटी डेवलप होता है। लेट्स सी व्हाट इज द ऑर्डर। सो फर्स्ट वी हैव द ओरल स्टेज। ठीक है, 0 to 18 मंथ्स में ओरल स्टेज आता है। यहाँ पे फिक्सेशन एक वर्ड होता है। व्हाट इज फिक्सेशन? फिक्सेशन का बेसिक मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर स्टेज पे जो बच्चे का पूरा ध्यान है, सारी एनर्जी है, वो उसी चीज पे डायरेक्टेड है। सो एट द ओरल स्टेज द चाइल्ड इज फिक्सेटेड ऑन द माउथ। ओके, फिक्सेशन उनका माउथ से होता है। तो आप देखोगे बच्चा कोई भी चीज उसे हाथ में दो वो अपने मुंह में ले लेगा, अपना खुद का हाथ भी बच्चा अपने मुंह में ले लेता है। ओके, सो दैट इज अबाउट द ओरल स्टेज की फिक्सेशन कंप्लीटली उसके माउथ पे है। देन किस तरीके से वो ओरल स्टेज उस बच्चे का निकलता है, वेदर इट इज गुड, ठीक है, कि उसके नीड्स मीट हो रहे हैं, उसका जो प्राइमरी केयर गिवर है वो उसके नीड्स मीट कर रहा है। सो द चाइल्ड विल व्यू द वर्ल्ड, बड़े होके द चाइल्ड विल व्यू द वर्ल्ड एज अ सेफ एंड अ ट्रस्टवर्दी प्लेस। But if the needs of the child are not being met at the right time, and the primary caregiver is also not providing a lot of love, warmth, and affection, then the child, जब वो बड़ा होगा, the child will view the world as a very dangerous, very untrustworthy space. ठीक है, फिर आपका आता है एनल स्टेज। एनल स्टेज आपका 18 to 36 मंथ्स तक चलता है। यहाँ पे फिक्सेशन होता है एनस पे। ओके, सो द फिक्सेशन इज ऑन द बॉडी ऑर्गन। एंड द सेकेंड थिंग इज यहाँ पे होती है टॉयलेट ट्रेनिंग। सो बच्चा जब इस एज ग्रुप में आता है तो पेरेंट्स ट्राई टू ट्रेन द चाइल्ड to independently use the toilet whenever they feel to. Okay, oral stage mein to that is not possible, but anal stage mein that thing happens. Now how the toilet training is will actually determine कि ये stage कैसे पार होती है। अगर कोई पेरेंट बहुत हार्श तरीके से टॉयलेट ट्रेन कराता है, बहुत ज्यादा परमिसिव है, स्ट्रिक्ट है, बहुत क्रिटिकल है कि तुमने ऐसे किया वैसे किया, तुम्हें इतना भी नहीं पता, ओके, देन द चाइल्ड विल ऑल्सो बिकम वेरी परमिसिव इन नेचर। ठीक है, हर चीज को नेगेटिवली देखना, माइजर एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। बट इफ द पेरेंट ऑन द अदर हैंड इज वेरी फ्री फ्लोइंग कि तुम्हें जैसे करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑल ऑफ दैट, देन द चाइल्ड विल हैव अ वेरी एक्सपल्सिव पर्सनालिटी कि एकदम बिल्कुल भी माइजर नहीं है, एकदम ही रिस्क टेकिंग है, एडवेंचरस है। बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर नॉट गुड। सो व्हाट शुड हैपन, एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ क्रिटिकलिज्म भी होना चाहिए और मॉडरेशन में थोड़ा सा फ्री फ्लोइंग भी होना चाहिए। सो इफ दैट हैपेंस देन द चाइल्ड विल सक्सेसफुली क्रॉस दिस स्टेज। कूल। आफ्टर दैट द चाइल्ड कम्स इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 6 years, जब आपका फैलिक स्टेज आता है।
तो फैलिक स्टेज में क्या है, काफी ज्यादा चाइल्ड क्या है वो सेक्सुअली भी डेवलप होना शुरू करता है। यहाँ पे दो चीजें आती हैं, इडिपस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, समथिंग दैट फ्रॉइड हैज बीन वेरी मच क्रिटिसाइज्ड फॉर। सो इडिपस कॉम्प्लेक्स में फ्रॉइड ने क्या बोला है कि जो बॉयज हैं वो अपने फादर के टूवर्ड्स एक बहुत हार्श बहुत ही ज्यादा नेगेटिव व्यू पॉइंट रखते हैं, एंड टूवर्ड्स देयर मदर दे डेवलप सम काइंड ऑफ रोमांटिक फीलिंग्स, and because they develop some romantic feelings towards their mother, so they do not want that father to be present in the picture. ठीक है, एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इज रिलेटेड टू गर्ल्स, जहां पे इडिपस आपका बॉयज से रिलेटेड था, इलेक्ट्रा आपके गर्ल्स से रिलेटेड है, जहां पे क्या होता है that the girl develops these kind of romantic feelings towards her father and wants to create her own family with the father, and therefore views the mother in a negative light and wants the mother to get out of the picture. ठीक है, सो ये चीज हमने इसमें करी। ओके, सो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में एज आई टोल्ड यू कि गर्ल्स अपना सेक्सुअल फीलिंग्स या रोमांटिक फीलिंग्स फादर के टूवर्ड्स डेवलप कर लेती हैं। कूल। सो यहाँ पे फैलिक स्टेज कैसे सक्सेसफुली क्रॉस करता है एक इंडिविजुअल, जब ये दोनों जो बॉयज हैं या गर्ल्स हैं वो अपने जो फीलिंग्स हैं टूवर्ड्स देयर ऑपोजिट जेंडर पेरेंट्स वो रिजॉल्व कर ले। सो दैट मीन्स जो बॉयज हैं वो अपने मदर के टूवर्ड्स जो उनके रोमांटिक फीलिंग्स थे वो खत्म हो जाए, वो अपने फादर के साथ आइडेंटिफाई कर ले, एंड फादर के टूवर्ड्स जो नेगेटिव फीलिंग्स थे वो रिजॉल्व हो जाए। सिमिलरली गर्ल्स जो है जो फादर के टूवर्ड्स उनकी रोमांटिक फीलिंग्स थी वो खत्म हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, और जो मदर के टूवर्ड्स नेगेटिव फीलिंग्स थी वो रिजॉल्व हो जाए, देन वी विल से दैट फैलिक स्टेज सक्सेसफुली क्रॉस हो चुकी है। कूल। द नेक्स्ट 2 स्टेजेस, 5 स्टेजेस हैं फ्रॉइड में, थोड़ा सा और आप लोग साथ दीजिए एंड अटेंशन मेंटेन कीजिए। वी हैव लेटेंसी स्टेज। सो लेटेंसी स्टेज आपकी 6 इयर्स से लेके प्यूबर्टी यानी कि एडोलेसेंस तक चलती है। सो लेटेंसी स्टेज में क्या होता है, द पर्सन इज एक्चुअली फोकसिंग ऑन देयर स्टडीज, the person is focusing on some kind of sports or some kind of extra curricular activities। तो आप जो देखोगे उन बच्चों को जो 6 साल से एडोलेसेंस के बीच में होते हैं वो बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक होते हैं कि मुझे ये हॉबी क्लास ज्वाइन करनी है, अब मेरी बैडमिंटन की क्लास है, अब मेरी डांस क्लास है, आई हैव टू डू होमवर्क, आई हैव टू जॉइन अ समर कैंप, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो जो सेक्सुअल फीलिंग्स है वो अभी रिप्रेस्ड होती हैं। गो बैक टू द डिफेंस मैकेनिज्म, रिप्रेस। ओके, so sexual feelings and ideations are repressed at this latency stage, and complete focus और complete energy एक इंडिविजुअल की जाती है उनके स्टडीज में, उनके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ऑल ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। ठीक है, फाइनली वी हैव योर जेनिटल स्टेज। जेनिटल स्टेज होती है एडोलेसेंस से लेके अडल्टहुड तक ये जेनिटल स्टेज चलती है। यहाँ पे अब क्या होता है, जो आपके फैलिक स्टेज की सेक्सुअल फीलिंग्स थी जो लेटेंसी स्टेज में रिप्रेस हो गई थी, दे वंस अगेन बिकम एक्टिव। However, now because the person is an adolescent or probably into young adulthood or middle adulthood, so person क्या है वो sexually mature way में behave करना सीख जाता है। The person behaves in a sexually mature manner. They know how to greet the people of opposite sex. They know how to behave in a particular party or a particular society or an event। ठीक है, so वो सारी चीजें उनको पता लग जाती है जो बचपन में नहीं पता थी। ठीक है, सो दीज आर योर डिफरेंट स्टेजेस। द साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट किसने दिया था, फ्रॉइड ने, सिगमंड फ्रॉइड ने। कूल। सो लेट्स कीप आवर टुडेज वीडियो टिल हियर। आज हमने सब कुछ पढ़ा है साइको एनालिटिकल अप्रोच के बारे में टुवर्ड्स पर्सनालिटी। We talked about your levels of mind. We talked about your personality kya parts, ego, super ego. Then we talked about the defense mechanisms, the different types of defense mechanisms, the psychosexual stages of development. I hope that आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला है, या अगर ये सारी चीजें आपने पहले से की हुई है तो कुछ नए तरीके से सीखने को मिला होगा, एंड आपका रिविजन हुआ होगा इन सारे तरीकों से। So if yes, then please hit on that like button to let me know whether you have actually liked the video or not. Share your comments in the comment section below. Any ideas, any views, any suggestions, any feedbacks that you may have. और कल मिलेंगे फिर इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में, जो कि होगा नियो फ्रॉइडियंस के ऊपर। सो लेट्स कंटिन्यू टुमारो। टिल देन हैव अ वेरी गुड डे, स्टे सब्सक्राइब टू माइंड रिव्यू एंड कीप स्टडीइंग साइकोलॉजी।